बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, लेक्चर नंबर 73, वरना बैनर देख लीजिएगा कौन सा राइट नंबर है। हम लोग ज़रा आते हैं, हम लोग लास्ट डिस्कशन कर रहे थे, हमने पार्टनर्स इन प्रॉफिट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हम लोग थे अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सब पार्टनर, राइट, ऐसा ही है, नॉमिनल एंड सब पार्टनर, ठीक है जी। पेज नंबर बेटे मेरे पास अपेरेंट नहीं है इतना क्लियर, कितना है बेटा? 171 है जी पेज नंबर। अच्छा जी, एक टाइप रह गई थी, हम टाइप्स ऑफ पार्ट, दो टाइप्स रह गई थी बल्कि तीन। द वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है ना जनाब? ये ना कैपिटल लेकर आ रहा है, ना प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है, सिर्फ अपनी फ़ी चार्ज करेगा आप लोगों से और आपको कहेगा कि मैं आपका पार्टनर के तौर पे अपना नेम दे देता हूँ आपको, यानी मेरी रिप्यूट इतनी स्ट्रांग है, आप मेरा नाम इस्तेमाल करें, आपके पास कस्टमर आएंगे। जिस तरह मैं कहूँ कि एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, लॉयर की फर्म है, ठीक है, और वहाँ पे अगर एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अपना नाम लेंड कर दे कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस, आई एम द पार्टनर ऑफ दिस लॉ फर्म, तो क्या होगा? जिस लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस डील कराने होंगे वो भी आपके पास आएंगे, तो कस्टमर पोर्टफोलियो यानी कस्टमर रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो ऐसे पार्टनर को क्या कहा जा रहा है? नॉमिनल पार्टनर। और नॉमिनल अगर मैं उसे पार्टनर कह रहा हूँ तो याद रखिएगा उसकी लायबिलिटी उसी तरह है, बेशक वो कैपिटल नहीं ला रहा, बेशक वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन लायबिलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक दूसरे पार्टनर की होती है, ठीक है जी। जरा पढ़िए प्लीज इसको, नॉमिनल को। जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? इज लायबल। जी प्लीज पढ़िए। Nominal partner. A partner who does not contribute any capital or share in profit, but lends his name to the firm is called a nominal partner. He, along with other partners, is liable to outsiders for all the debts of the firm. ठीक है जी, तमाम लायबिलिटीज के लिए जिम्मेदार रहेगा, यानी बिल्कुल पार्टनर की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। इज दैट क्लियर? चलो प्लीज एग्जांपल। हाँ, वो अपनी गुडविल के अगेंस्ट पैसे ले रहा है आपसे और आप उसके बदले उसकी कस्टमर रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन यूज कर रहे हो उसकी। जी एग्जांपल प्लीज एक दफा जल्दी पढ़िए। लेकिन इधर नहीं फीस का कोई जिक्र नहीं है, तो वो विदाउट कंसिडरेशन मैंने बता नहीं विदाउट कंसिडरेशन। कौन इतना अच्छा कौन है इस दुनिया में? तो यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है कि वो कुछ चार्ज करेगा। नहीं है, जिक्र नहीं, मैंने बता दिया ना क्या, वरना आ क्यों रहा है वो? फी क्यों नहीं चार्ज करेगा आपको, मुझे ये बताओ। डिपेंड करता है। यस कुछ भी एग्रीमेंट में किया कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी तय कर ले वो आपके साथ, और हो सकता है फ्री भी बढ़ा दे, फ्री भी कर दे। जिस तरह अगर आपको याद हो, अगर मैं एक रफली नहीं जानता तो कासिम साहब का ही एक पैनल, कासिम अली फाउंडेशन के साथ एक रिटायर्ड जज एसोसिएटेड हैं जो कि मैरिटल केसेस को, यानी मैरिज केसेस के अंदर सुलह सफाई के लिए काम कर रहे हैं, और वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान ये नौबत ना आए कि उनके दरमियान डाइवोर्स हो जाए, वो उनको सुलह सफाई की तरफ लेकर आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो अब कहने को वो रिटायर्ड जज हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रहे हैं कि, और आगे पब्लिक को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रहे हैं, यानी ना वो इंस्टीट्यूट को कुछ चार्ज कर रहे हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन को, ना वो आगे, लेकिन वो बीइंग मेंबर काम कर रहे हैं, बीइंग पार्टनर, मैं कह सकता हूँ कि वो बीइंग नॉमिनल पार्टनर काम कर रहे हैं। ना कैपिटल है, ना प्रॉफिट में शेयर है, लेकिन पैसा भी कोई नहीं ले रहे, फिर भी अपना नाम लैंड किया हुआ, उनका नाम एसोसिएटेड है कासिम अली शाह के साथ। बात समझ आ रही है? तो ये एक एग्जाम्पल हो सकती है जी। ले सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम यूजुअली अज्यूम करते हैं नॉमिनल पार्टनर इस कामों में आता नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं आता। वो कहता है मैं ये चार्ज करूंगा, दैट्स ऑल। हो सकता है प्रॉफिट से ज़्यादा चार्ज कर रहा हो, क्योंकि वो समझते हैं कि उसकी रेपुटेशन मार्केट की ऐसी है ना। आप जब उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना जहाँ पे आपको लगता है कि ये बिजनेस अब मेरी वजह से आएगा, वहाँ पे फिर आप अपने टर्म्स रखते हो। प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, फिर आपको अपनी टर्म्स चाहिए होती हैं। हाँ, वो प्रॉफिट में भी डिटर्मिन हो सकती है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। चलो, नॉर्मल, जी बिल्कुल, अगर पार्टनर है तो सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नॉर्मल लॉसेस नहीं कहना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो लॉस भी शेयर नहीं कर रहा होगा। वो यूजुअली आपसे क्या करेगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपके साथ शेयर करेगा, बस बात खत्म। यानी डिसोल्यूशन होती है तो आपके साथ मिलके थर्ड पार्टी को पे ऑफ करेगा, दैट्स ऑल। नॉर्मल लॉसेस से मुराद वो वाले लॉसेस ना करें कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लॉस, नहीं, वो नहीं बियर करेगा। जब वो प्रॉफिट नहीं ले रहा तो लॉस काय को लेगा, ठीक है जी। प्लीज नेक्स्ट, सब पार्टनर। सब पार्टनर में मैंने कहा था कि आप अपना पार्टनरशिप राइट
पार्टनरशिप राइट कौन सा है? मैं अगर 20% शेयर होल्डिंग ले रहा हूँ या 20% प्रॉफिट का शेयर ले रहा हूँ, मैं आगे किसी स्ट्रेंजर को, अपने भाई को देना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी पार्टनर से इजाज़त नहीं, कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी। तो इस केस में मेरा जो भाई है, क्या वो पार्टनर बन गया फर्म का? नो, ये तो डाइल्यूशन ऑफ, या मैं यूं कहूँ डिवॉल्विंग ऑफ प्रॉफिट है। ये तो मैं अपना शेयर दे रहा हूँ सिर्फ बाकियों की इजाज़त से, तो वो पार्टनर नहीं है। लेकिन लॉ की नज़र में उसे सब पार्टनर का नाम दिया जाता है, लेकिन सब पार्टनर जिम्मेदार किसी चीज़ के लिए नहीं होता। सिर्फ एक नेम डेजिग्नेट कर दिया उस बंदे को कि मैंने अपना राइट अपने भाई को ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा भाई पार्टनर नहीं बन गया, लेकिन उसे कहा जा रहा है सब पार्टनर। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फर्म के किसी भी एक्शन के लिए। ना वो फर्म का एजेंट है, ना उसके एक्शन से फर्म को कोई फ़र्क पड़ता है, ना फर्म के एक्शन से उसको कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही डिसोल्यूशन के टाइम पे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में कोई पार्टिसिपेट करेगा। कहने को हम उसे क्या कह रहे हैं? सब पार्टनर। क्लियर? चलो जरा आओ प्लीज़ पढ़ो। सब पार्टनर। पेज नंबर 171 था बेटे जी, बेटे पढ़े। जी ठीक है, ये किसी भी सूरत में फर्म से कनेक्टेड नहीं होता और ना ही ये अपने आप को पार्टनर कह सकता है। ठीक है, ना ये फर्म को यानी म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ये फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना फर्म इसे रिप्रेजेंट कर रही है। इज दैट क्लियर? चलें प्लीज एग्जांपल 27 पढ़िए। जी डन। आप लोगों को याद है हमने एक चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट किया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर। और मैंने यहाँ कहा था कि रिप्रेजेंटेशन है, फेक दे के भी बाद में बच सकता है, लेकिन मैंने फिर कह दिया था कि यार हम आगे जाके जब पढ़ेंगे पार्टनरशिप को तो वहाँ पे पढ़ेंगे रूल ऑफ एस्टॉपल होता क्या है, उसकी टर्म्स क्या है। तो अब रूल ऑफ एस्टॉपल की टर्म्स डिस्कस करने लगे हैं हम लोग। ठीक है, जरा तो थोड़ा सा समझते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल है क्या। अच्छा, इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, प्लीज़ इसके साथ मेंशन कर लीजिएगा, अगर कभी ये ना हो दूसरे नाम से कुछ आए तो आप परेशान ना होइएगा। रूल ऑफ एस्टॉपल भी कहते हैं या पार्टनर बाय एस्टॉपल। अच्छा, लिखा हुआ उन्होंने होल्डिंग आउट। ठीक है, रूल ऑफ एस्टॉपल और रूल ऑफ होल्डिंग आउट ये दोनों का सेम ही मतलब है, सेम ही मतलब मीनिंग है। ठीक है, अच्छा जी, रूल ऑफ एस्टॉपल है क्या? मैं एक केस स्टडी बनाता हूँ। सपोज ये XYZ फर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है विद मिस्टर ए के साथ, और यहां पे कोई थे मिस्टर जी। मिस्टर जी ने, अब यहां जरा समझिएगा, मिस्टर जी ने एक फेक रिप्रेजेंटेशन दी, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इधर करके बना लूं तो मेरे लिए जरा चीजें लिखना आसान हो जाएंगी। ये मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी ने एक फेक रिप्रेजेंटेशन दी, फेक रिप्रेजेंटेशन जिसे आप अभी फ्रॉड का नाम दे रहे थे। ठीक है, एक फेक रिप्रेजेंटेशन दी, और उसने फेक रिप्रेजेंटेशन क्या दी कि आई एम पार्टनर ऑफ XYZ फर्म, मैं XYZ फर्म का पार्टनर हूं। इस बात को समझने से पहले एक बार ये समझ लें कि सम टाइम बिजनेस एक फेस वैल्यू के ऊपर चल रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? इस वक्त जिस तरह आपका जो ईडी है, कहने को वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतनी मल्टी मिलियंस की जो डोनेशंस आती थी वो किस फेस पे आती थी? ईदी साहब के फेस पे, क्योंकि लोग ईदी साहब पे ट्रस्ट करते थे। बात समझ पा रहे? मैं ये भी समझता हूँ कि शायद किसी हद तक डोनेशन के लेवल में ड्रॉप आ गया होगा ईदी साहब के जाने के बाद इस दुनिया से, क्योंकि लोग, बहुत से लोग उनको ट्रस्ट करके उनको पैसे भिजवाते थे, क्योंकि उनको यकीन था ये पर्सन जो है इनके पैसे का बेस्ट यूज करेगा। ऐसा होता है। इसी तरह बिजनेस में भी ये होता है कई दफ़ा। ये तो अच्छा, ये तो नॉन प्रॉफिट हो गया ना, इस बिजनेस में भी ऐसे होता है। समटाइम्स आपके बहुत से क्लाइंट्स एसोसिएटेड होते हैं एक पर्सन, एक पार्टनर की वजह से। जैसा मुझे याद है, मेरा ख्याल कहना गलत नहीं होगा, जो कि बहुत करेक्ट वर्ड्स थे, मैं इलियास सईद से था आर्टिकल्स में, तो इलियास साहब पार्टनर थे, द मोस्ट सीनियर पार्टनर, और उनके बहुत से स्टूडेंट्स थे। ऑब्वियस बात है वो इनकी एज में थे जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था, दैट ही वाज इन 76। अब तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, आला मुकाम दे। 76 की एज में थे।
तो इलियास साहब, उनके जो मास्टर टाइल है उनमें उनका एक स्टूडेंट बैठता था, गजनफर साहब। तो गजनफर साहब कहते थे कि हमारी मास्टर टाइल का ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप आपकी फर्म के पास सिर्फ इसलिए है कि मेरा उस्ताद वहाँ बैठा है। मतलब मैं आपके पास इलियास सईद से ऑडिट इसलिए करवा रहा हूँ या इलियास सईद के पैनल पे इसलिए हूँ क्योंकि इलियास साहब, अगर इलियास साहब इस दुनिया में नहीं रहेंगे जब मेरे उस्ताद, तो मैं आप लोगों से ऑडिट वापस, ये बिजनेस वापस ले लूँगा। ये उनके वर्ड्स थे, करेक्ट वर्ड है इसलिए स्ट्रेट कर रहा हूँ उनके। तो इसका मतलब है उनका जो बिजनेस था इलियास सईद में, ये वाला जो मास्टर टाइल से रेवेन्यू आता था एज अ ऑडिट फी, ये सिर्फ इसलिए आता था कि इलियास साहब एग्जिस्ट करते, वो पर्सन एग्जिस्ट करता था। समटाइम्स एक फेस वैल्यू की इतनी इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के अंदर, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो एक पर्सन मिस्टर बी है, मिस्टर ए का बहुत जानने वाला होगा डेफिनेटली, उसे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है फेक, कहता है कि मैं एसोसिएटेड हूँ XYZ के साथ। तो इसका मतलब है अब मिस्टर ए का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा XYZ के ऊपर। ऐसा ही है या नहीं है? सो इसका मतलब है पहली कंडीशन कि अगर एक पार्टी फेक रिप्रेजेंटेशन दे, अच्छा फेक रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अभी इस पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं इसके आके दोबारा आके एग्जांपल जब कंप्लीट कर लूंगा तो आके इस पे बात करूंगा। रिप्रेजेंटेशन दे मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ये थर्ड पार्टी जो है ये इस रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करते हुए, फेथ रखते हुए, ऑन दिस ईमान रखते हुए इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एंटर हो जाए विद अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ फर्म, इस फर्म के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाए। सही मैं कहता हूं क्रेडिट दे दें, गुड्स दे दें, डिलीवर कर दें क्रेडिट पे, और फर्म ने अब पैसे देने हैं 50,000। फर्म डिफॉल्ट कर जाती है, फर्म डिफॉल्ट कर जाती है, अब फर्म ने पैसे नहीं दे पा रही, तो मिस्टर ए ने ये 50,000 रिकवर करने हैं। हुआ क्या है, मिस्टर बी ने रिप्रेजेंटेशन दी, फेक रिप्रेजेंटेशन, उस फेक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बिलीव करते हुए, फेथ करते हुए थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई विद द फर्म, और फर्म को लेंडिंग कर दी गुड्स की शक्ल में। लेंडिंग मींस गुड्स क्रेडिट पे दे दी। अब 50,000 रिकवर करने, लेकिन उससे पहले फर्म डिफॉल्ट कर जाए। अब फर्म डिफॉल्ट कर गई, सपोज डिफॉल्टर हो गई, तो अब मिस्टर ए क्या करेगा, सबसे पहला काम किस पे केस फाइल करेगा, वर्सेस बी। तो जरा लाओ अपने जहन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, क्या मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है? क्या मिस्टर बी पार्टनर है? हाँ जी बिल्कुल, वही वो उन्होंने मुझसे बात किया, जी जी बिल्कुल बात किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ भी आज पढ़ रहे हैं। सो इसका मतलब है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा समझते हो तो आप तो कहोगे ये बी तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है, और एक्चुअली में रियल सिनेरियो तो ये है बी तो पार्टनर भी नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब फर्म हो तो फर्म के दरमियान म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, और थर्ड पार्टी जब केस फाइल करना चाहती है तो थर्ड पार्टी के पास राइट होता है कि वो चाहे तो सेवरली फाइल करे केस, बी वर्सेस एक्स, बी वर्सेस बाय, बी वर्सेस जी, बी वर्सेस, और सॉरी बी नहीं है, सॉरी कौन है, ए है ना, सॉरी गलत नाम लिख दिया, नाम तो बता दो यार, ए। सो ए पार्टी चाहे तो ज्वाइंटली केस फाइल करे और चाहे तो सेवरली केस फाइल करे। अगर बी वाकई ही एक्चुअल पार्टनर होता तो वो बी पे केस फाइल कर सकता था क्योंकि बी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होता, लेकिन यहां पे तो हम कह रहे हैं बी तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, बी तो पार्टनर ही नहीं है। इसका मतलब ये केस तो फाइल ही नहीं होना, ना ये केस इस तरह फाइल होना है, ये केस ऐसे फाइल हो सकता है। रिकवरी हो नहीं रही XYZ से, तो ए क्या करेगा, ए क्या प्लान करेगा कि यार वो कोशिश करेगा बी पे केस फाइल करे, कि उसने रिप्रेजेंटेशन दी थी ना, वो पार्टनर था, और अब वो कह रहा है मैं पार्टनर ही नहीं हूं। पहला स्टैंस क्या था कि मैं पार्टनर हूं, फेक रिप्रेजेंटेशन, अब वो कह रहा है मैं पार्टनर नहीं हूं। तो रूल ऑफ एस्टॉपल क्या कहता है कि लॉ फिर इस रूल के मुताबिक कहेगा कि ये बी जो है ये रूल ऑफ एस्टॉपल के मुताबिक पार्टनर है, यानी बी को कहा जाएगा स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट्स। अब फैक्ट्स को तुम झुटला नहीं सकते, तुमने जो पहले कहा था वो सच माना जाता है। तुमने कहा था तुम पार्टनर हो, तुम पार्टनर समझे जाओगे, होगा नहीं, यू विल बी अज्यूम्ड एज अ पार्टनर। हाँ अब इसलिए कह रहा हूं ना, द लॉ क्या कहेगा, स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट्स। अब तुम उन फैक्ट्स को झुटला नहीं सकते, बेशक वो गलत थे, अब ये फैक्ट झुटलाए नहीं जा सकते। सो इसका मतलब बी, अब बी की नजर में रूल ऑफ एस्टॉपल जब अप्लाई होगा
जब रूल ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाई होगा तो बी क्या समझा जाएगा? पार्टनर, डीम्ड पार्टनर है नहीं, समझा जाएगा लॉ की नजर में कहां चिट्टा है, चिट्टा समझा जाएगा। सो बी जब पार्टनर बन गया तो फिर इसका मतलब है ए वर्सेस बी हो सकता है और फिर ए वर्सेस एक्स वाई जी बी भी हो सकता है। ये है रूल ऑफ एस्टॉपल। लेकिन एक्सवाईजी क्यों फंसे अगर वो था ही एक फेक पार्टनर? एक्सवाईजी क्यों फंसे, अभी उस पर आता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो बी ने करवाया ना, अभी उस पर आता हूं। एक छोटी सी बात रहती है ये वाली, 2 मिनट सिर्फ दो, मैं केस कंप्लीट करने लगा हूं। सो अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ एस्टॉपल, कि स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट, कि तुम अब झुटला नहीं सकते जो तुमने कहा था। यू विल बी अज्यूम्ड एज अ पार्टनर, एंड इफ यू आर अज्यूम्ड एज अ पार्टनर तो पार्टनरशिप फॉर्म हुई एक्स वाई जी बी की। तो फिर अब ए चाहे तो बी के खिलाफ केस फाइल करे, एक्स के खिलाफ करे, वाई के खिलाफ करे, जी के खिलाफ इंडिविजुअली करे, या फिर सबके खिलाफ ज्वाइंटली केस फाइल, क्योंकि उसके पास क्या राइट होता है? सेवरल लायबिलिटी भी क्रिएट करवा सकता है और ज्वाइंटली भी। ऐसे ही पड़ी थी ना बातें। अब जरा आगे आओ थोड़ा सा। ये जब हम ये अज्यूम करके चलेंगे, ये अज्यूम नहीं करने बल्कि जरूरी है अज्यूम करना, उसकी रीजन बताता हूं। मिस्टर बी जब ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा था मिस्टर ए को, तो पार्टनर मुस्कुरा के देख रहे थे। इनफैक्ट यानी पार्टनर्स की तरफ से अफर्मेशन थी। जब वो ये कह रहा था कि मैं भी, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वहां पे बी नमूदार हो जाता है उस फर्म के अंदर और कहता है वो ये कहता है मैं भी पार्टनर हूं यार, अपनी है ये बिल्कुल यही टर्म, अपनी है भाई ये अपना। इनफैक्ट वो अज्यूम करवा रहा है कि मैं पार्टनर हूं और एक्स वाई जी मुस्कुरा रहे हैं आगे से, मतलब अफर्मेशन दे रहे हैं इस बात की। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा हो, फेक दे रहा हो कि अपनी है, तो ये खुश होकर मुस्कुरा रहे हैं। या ये बैठे हुए हैं और सामने से बी आए और ये एक है आप यहां, और वो कहे ओ अपना ही भाई है, यानी एक्स वाई जी गलत मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है, और बी आगे से खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब अफर्मेशन दे रहा है। बात समझ पा रहे हो? यानी ये रिप्रेजेंटेशन दे तो ये मुस्कुरा के अफर्म करें, और ये रिप्रेजेंटेशन दे तो ये मुस्कुरा के अफर्म करें, और रिप्रेजेंटेशन जिसको दी जा रही है वो उसकी फेथ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। तो समझ लो रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो गया। अब एक छोटी सी बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट ये है कि मैंने डायरेक्टली बी को कहा कि जनाब मैं पार्टनर हूं, ठीक है, एक्स वाई जी का पार्टनर हूं, मैंने बी को कहा, ये तो है डायरेक्ट। सॉरी ए ने, सॉरी बी ने ए को कहा, सॉरी जी मैं उल्टा बोल रहा था, बी ने ए को कहा मैं पार्टनर हूं, तो ये तो होगी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इफ बी बैठा था किसी टेबल के ऊपर एक्स के साथ, नहीं सॉरी, या किसी टेबल के ऊपर से मिस्टर ए बी सी के साथ, जो भी है, वो उनको गाइड कर रहा था। सपोज फसाना बी को नहीं था, फसाना ए बी सी को था, कोई बैठे थे कोई भी एक, सपोज ए बी सी नहीं सॉरी ए भी यूज किया हुआ मैंने, सपोज सलमान, ये क्या नाम है गुड बेटे, उमर को फंसाना था। ए साहब बी साहब टेबल पे बैठे हैं ए को फंसाने के लिए, और एक्स वाई जी साथ बैठे हैं, और ए को इसको उमर को बता रहे हैं कि जनाब मैं पार्टनर हूं एक्स वाई जी फर्म का। इसने तो नहीं सुना, साथ वाले ने सुन लिया टेबल पे। ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी समझाना ये चाह रहा हूं कि मैं इसको फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लेकिन इसने सुन ली है और इसने भी सुन के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अगर इसने भी सुन लिया है तो फिर ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, फंसेगा, ये भी फंसेगा, फिर भी मैं, मेरी बात समझ आ रही है? जरा इस केस से बाहर आके मैं अपने आप को बता देता हूं कि मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस उमर को। उमर तो नहीं माना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ, लेकिन कोई थर्ड पर्सन बैठा था, उसने ये रिप्रेजेंटेशन सुन ली, और उसने वंस अगेन मेरी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो फिर भी मैं रूल ऑफ एस्टॉपल की मद में फंस जाऊंगा। तो आइदर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है या इनडायरेक्ट, फंसूंगा मैं दोनों तरह। बात समझ आई? इसे कहते हैं रूल ऑफ एस्टॉपल, या पार्टनर बाय एस्टॉपल, या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मीन स्टॉप फ्रॉम बीइंग डिनाइंग द फैक्ट स्टेटेड अर्लियर, जो तुमने पहले स्टेट कर दिया फैक्ट, उससे झुठला नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ये बात कुछ समझ आई? ये है जी रूल। और अब जरा थोड़ी सी पुरानी बात याद करो, रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू द माइनर। अगर अब फेक रिप्रेजेंटेशन दे भी दे कि वो मेजर है, फिर भी लायबल नहीं होगा, फिर भी बख्शिश हो जाएगी, फिर भी उसे मेजर नहीं समझा जाएगा, यानी रूल ऑफ एस्टॉपल उस पर अप्लाई नहीं होता। ये वो वाली लाइन याद है वो जो पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी, तो वो वाली। इज दैट क्लियर?
चलो अब पढ़ो जरा। मिस्टर बी मिस्टर ए से कॉन्टेक्ट करे मिस्टर बी मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको बताया कि मैं XYZ का पार्टनर हूं, लेकिन XYZ के नॉलेज में ये ना हो कि उसने कॉन्टेक्ट किया और तो फिर तो इनोसेंट हो गया ना, फिर तो पार्टनरशिप इनोसेंट हो गई, फिर तो केस ही फिर बी के खिलाफ फाइल होगा। इसलिए तो हम ये अज्यूम कर नहीं ना, कैसे होगी फिर तो देखो ना वो तो इनोसेंट हो गया। फिर तो इस तरह कोई भी कहता फिर मैं KPMG का पार्टनर हूँ, मिलिए मुझसे, मैं PwC का पार्टनर हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? PwC को कौन खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मैं इनफैक्ट क्या करूँ, फिर मैं फ्रॉड कमिट कर रहा हूँ। जी जानती थी उसको है। अगर साइलेंट हो तो फिर आप कोशिश कीजिए फिलहाल रूल ऑफ स्टॉपर में आंसर कीजिए रादर देन, क्योंकि आपको क्वेश्चन सजेस्ट करोगे वो आपसे लायबिलिटी पूछ रहा होगा, तो फिर अज्यूम ना कीजिए इनोसेंट को, फिर ना अज्यूम कीजिए। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ इसको रिप्रेजेंटेशन दी और ए उसके साथ फाइल कर दे, तो वो ए कैसे सर? देखो इस केस में कोर्ट डिसाइड कर रहा होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसे, हो सकता है बी के ऊपर डाल दिया जाए कि तुम प्रूफ करो कि तुमने फेक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी, तुमने बचना चाहते हो ना, यू वांट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम बताओ, तुम प्रूफ करो अपने खिलाफ, अपने हक में सबूत लेकर आओ कि तुमने ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। या हो सकता है मिस्टर ए के ऊपर पलंदा डाल दी जाए केस की नौयत की बेस के ऊपर कि तुम बताओ कि तुमने इसकी फेथ के ऊपर एक्ट किया था। सो ये केस टू केस वेरी करेगा, यहां पे हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। जी प्लीज जरा पढ़िए। Partner by stoker holding out. Where a person holds himself out a partner. होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, मतलब मिस्टर बी बताए मैं पार्टनर हूं, Avoid other to. और अलाउ अदर्स टू डू इट, और अलाउ अदर या XYZ को अलाउ कर दे कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल लो, फेक रिप्रेजेंटेशन दे दो। जी Or allow others to do it. They are. देन दे आर, Then they are stopped from denying the character he has assumed. as यानी देन ही, qualified. जी ठीक है, ऑन अपॉन द फेथ ऑफ व्हिच Criteria may be assumed. टू हैव एक्टेड, यानी क्राइटर उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका हो। अच्छा अभी यहाँ पे बातें कुछ छुपा ली गई हैं, अगले चैप्टर में, ये जो 2 चैप्टर्स हैं इन्हीं में हम एक दफ़ा दोबारा इस होल्डिंग आउट को पढ़े होंगे और इतनी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी मैंने इसीलिए बता दिया कि वहाँ जाके दोबारा ना बताना पड़े, वहाँ पे मैं आपको कहूँगा हमने ये पढ़ लिया हुआ, चलें दोबारा खोल लें इसको यहाँ से, ठीक है? इज दैट क्लियर? चलो एग्जाम्पल 29 पढ़ो। वहाँ पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे होंगे, फेथ डिस्कस कर रहे होंगे। जी डन, प्लीज एग्जाम नेक्स्ट चैप्टर ओपन कर लें। जी चैप्टर खत्म जनाब। राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या जी? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू, हो गया नॉमिनल हो गया। राइट्स रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। लो जी हम दूसरे एस्पेक्ट में चले गए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बाद दूसरे एस्पेक्ट में चले गए, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? रिलेशन वन अनदर के साथ, यानी कि आपस में। तो अगर मैं कहूँ कि सपोज ये XYZ 3 पार्टनर्स हैं, तो हम ये देखने लगे हैं कि X के पास क्या राइट्स मौजूद होंगे अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स, X की क्या लायबिलिटीज तो नहीं कहना चाहिए, ड्यूटी कहना चाहिए, X की क्या ड्यूटीज होंगी टूवर्ड्स अदर पार्टनर्स, यानी टूवर्ड्स अदर फर्म। यूं कहूँ राइट अगेंस्ट द फर्म और ड्यूटीज फॉर द फर्म, ड्यूटीज अगेंस्ट द फर्म, यूं कह लूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा 2 तरह की ड्यूटीज होती हैं जी। एक को आप कहेंगे क्वालिफाइड ड्यूटीज, और एक को हम कहेंगे सॉरी गलत बोल, एक को कहेंगे जनरल ड्यूटीज और एक को हम कहेंगे क्वालिफाइड ड्यूटीज। 2 टाइप्स हैं। जर्नल क्या है? जर्नल अभी हम बात पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद समझ आएगी। जर्नल से मुराद है ऐसी ड्यूटी जो एग्रीमेंट करके चेंज नहीं की जा सकती, यानी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, क्या बोला? स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर दी जनरल प्रोविजन। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो एग्रीमेंट में लिख दो। तो ये ऐसी ड्यूटीज होंगी जिनमें एग्रीमेंट में चेंज करके तुम इन ड्यूटी को चेंज नहीं कर सकते। ड्यूटीज भी ऐसी होंगी ना,
अभी पढ़ेंगे ना एक एक करके ड्यूटी, तो आपको समझ आएगा हाँ इसमें चेंज करोगे क्या। मैंने लिखा हुआ जनरल ड्यूटी में हर पार्टनर ऑनेस्ट बिहेव करेगा, तो इसे क्या कहोगे, क्या चेंज करना चाहोगे कि धोखे भी दे देना बीच में थोड़े छोटे से, हैं फ्रॉड भी कर लेना छोटे छोटे से, जहाँ दाल लगे लगा लेना, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो जर्नल ड्यूटीज ऐसी ड्यूटीज हैं जिनके अगेंस्ट एग्रीमेंट में कुछ लिख के इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि क्वालिफाइड क्या होंगी कि आप एग्रीमेंट में चेंज करके ड्यूटीज चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ आई तो थोड़ी सी। सो क्वालिफाइड ड्यूटीज चेंज इन एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन ड्यूटीज, जब केस के केस में ऐसा नहीं है। सो यहां भी लिख देता हूं फिर, चेंज इन एग्रीमेंट डज नॉट मीन वुड नॉट चेंज इन ड्यूटीज। ठीक है जी, क्लियर होगी बात दोनों। अब हम जरा जर्नल ड्यूटी पढ़ते हैं। इससे पहले जरा प्लीज एक लाइन पढ़ते हैं बेटे 1.1 में, जर्नल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। General duties of partner. There are mandatory duties of a partner that cannot be changed by the agreement amongst the partners. पार्टनर एग्रीमेंट करके इसको चेंज नहीं कर सकते। दीज आर, जी पढ़िए हेडिंग। Duty to carry on a business to the greatest common good. फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में आपने काम करना है, यानी आपने वो डिसीजन लेना है जो जिससे फर्म को फायदा हो। इज दैट क्लियर? यानी जहां पे बात आ जाए आपके फायदे और फर्म के फायदे की, तो आपने किसका फायदा सोचना है, फर्म का। तो कहता है पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जी पढ़िए एग्जांपल 1 जल्दी से। और अगर वो नहीं करता ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए, तो उसने ब्रीच की अपनी ड्यूटी, और ड्यूटी ब्रीच करेगा तो लायबिलिटी पड़ेगी, डैमेजेस देगा। आसान आसान सी ड्यूटीज हैं, जल्दी जल्दी करें। जी सबने पढ़ ली? चल पढ़ ले। क्या बेटे एग्जाम्पल 1, वो कहता है जी सलीम, नईम एंड करीम एंड रहीम एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप ऑफ रिफाइनिंग शुगर। रहीम वाज कंसिडर्ड एक्सपर्ट इन द जॉब ऑफ बाइंग शुगर, दस ही वाज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ परचेजिंग शुगर फ्रॉम द फार्म। चूंकि वो एक्सपर्ट था, उसे कहा तू खरीद। अजमल, cousin of Rahim, was a wholesaler dealer in sugar. Rahim bought sugar for Ajmal despite the fact that the rate was higher than the market rate for some quality. अब मैं अपने कज़न से लेने गया हूँ और मेरा कज़न एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ चल ठीक है, मैं कौन सा के लेने देना है, सारे 3 और भी तो शामिल हैं। इनफैक्ट मैं बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा। अगर मेरे कज़न मार्केट रेट से ज़्यादा दे रहा है, तो सूलन फर्म का पार्टनर होने के नाते, एजेंट होने के नाते मुझे मार्केट से ख़रीद लेनी चाहिए रादर देन माई कज़न। तो वो क्या कर रहा है, अपने कज़न से ख़रीद रहा है। तो वो कहते हैं रहीम हैज़ ब्रीच हिज ड्यूटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म ऑफ ऑल द पार्टनर। इसका मतलब वो बाकी पार्टनर्स के हक में बेहतर काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी तोड़ रहा है। मतलब देखो ना, मार्केट रेट मुझे 100 रुपये मिल रहा है, मेरा कज़न 120 की दे रहा है, मैं अपने कज़न का फ़ायदा कराने के चक्कर में कहूँगा 120 की ले लेते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। समझ आ रही है? आप सस्ती चीज़ खरीदोगे कि महंगी चीज़ खरीदोगे? सस्ती। चलो जी, पार्टनर्स टू बी ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, वफादार रहो जी, ठीक है, अपने पार्टनर्स के साथ। तो ज़रा पढ़िए एग्जाम्पल 2। वफादारी का सबूत उसने दिया एक। वफादार रहो जी। इसमें दी तो मार्केट प्राइस पे है, फिर उससे सस्ती पहले खरीदी हुई है ना, तो बेईमानी कह रहा ना। फिर वंस अगेन वफादार नहीं है,
नहीं दे मार्केट रेट पे रहा, लेकिन खुद कितनी पे खरीदी हुई है, तो सूलन उसे अगर फर्म को देनी है तो फिर लोअर देन दे। इसका मतलब है अपने अपने फायदा देख रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट को परवाह नहीं किया जा रहा। मेरी बात समझ रही, मतलब बिजनेस ट्रू, लेकिन अगर बीइंग अ पार्टनर, अब आप इस कटहरे में खड़े हो गए हो कि फर्म के लिए परचेजिंग करनी है, आप जानते हो मैं इससे सस्ती भी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने सस्ती खरीदी हुई है, और आप नहीं दे रहे, आप पर्सनल इंटरेस्ट की परवाह कर रहे हो, फर्म के इंटरेस्ट की परवाह। मैंने प्रीवियसली खरीदी है ना, तो चाहे तो ट्रू, मैं यही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब है आपका, अगर मैं ये देखूँ तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट ये क्लैश कर गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसमें। तो वो कहना चाह रहा है फिर इस कॉन्फ्लिक्ट अगर आए तो आपने बेस्ट इंटरेस्ट, आपने वफादार रहना है, ठीक है। मतलब कि अगर घर का कुत्ता है और मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए, दोनों ही मालक हैं, तो फिर वफादारी किसके साथ निभानी है, थोड़ा मुश्किल काम है। समझ आई बात की कुछ? चलो, ये किसको पड़ेगा? प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मार्केट रेट से लो दे रहा। फिर वो मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कोई ऑथेंटिक एग्जाम्पल नहीं, लेकिन वो समझाना ये चाह रहा है कि इस हद तक आपने वफादार रहना है कि अगर फर्म को आप दे सकते थे इससे बिलो भी, तो इसका मतलब आज आपने फिर फर्म का फ़ायदा नहीं देखा। बेशक आपने फर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, देखो नुकसान ना पहुँचाना एक अलग चीज़ है, बट एक्स्ट्रा फ़ायदा ना देना एक अलग चीज़ है। यहाँ पे फर्म को एक्स्ट्रा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन आपने वहाँ पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट की परवाह की कि भाई नहीं, मार्केट रेट इज़ गुड, मैं उसी पे देता हूँ, मैं भी तो फ़ायदा कमाऊँ। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज़ नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट। भाई अगर आपकी जिम्मेदारी है अकाउंट्स बनाना, तो फिर एक सही साफ़ सुथरे अकाउंट्स बना के बगैर किसी खुर्द बुर्द के अपने पार्टनर के सामने पेश करो। चलो जी प्लीज़ पढ़ो। कहता है पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स ट्रांजैक्शन टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर उसकी जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको भी सरेंडर करे अकाउंट्स, तो बहुत फेयर अकाउंट्स हों। जी पढ़िए प्लीज़ एग्जाम्पल 3, जल्दी जल्दी बस पढ़ लें, इसमें से पेपर इस तरह आता नहीं है, मैं बता देता हूँ पेपर कैसे आता है। आपको पेपर यूजुअली अगर आप पास पेपर उठा के देखोगे तो उसमें यूजुअली आपसे वो पूछेगा कि मुझे बता दो कुछ जनरल ड्यूटीज़ के बारे में बता दो, कौन कौन सी जनरल ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की, कौन सी क्वालिफाइड। तो वो आपसे हेडिंग पूछ रहा होता है सिर्फ कि एक शॉर्ट लाइन में बता दो, वन लाइन में, कि आपकी जनरल ड्यूटीज़ क्या हैं और आपकी स्पेशल ड्यूटीज़ क्या हैं या क्वालिफाइड ड्यूटीज़ क्या हैं। ऐसा सवाल आता है पेपर में। केस स्टडी यहाँ से नहीं आती, केस स्टडी जनरल ड्यूटी या क्वालिफाइड ड्यूटी पे आएगी, जनरल ड्यूटी पे नहीं आती। क्वालिफाइड ड्यूटी में आएंगी केस स्टडीज़, बिल्कुल आएंगी। डन। एग्जाम्पल 4 कहते हैं, अच्छा 1.1.4 सॉरी, ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन। तो वही भाई, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं है, सब कुछ वजाहत के साथ अपने दूसरे पार्टनर्स को बताना है या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। पढ़िए एग्जाम्पल 4 जल्दी से। तो बात तो एक ही है सारी, बात तो एक ही है, फेज हो गया सारी बात। तो अब आप मुझे एक और बात बताओ, क्या ये चेंज हो सकती हैं विद एन एग्रीमेंट? ये जो बातें पढ़ी हैं चारों, क्या ये चेंज हो सकती हैं? क्या कहोगे, बेईमान हो जो, थोड़ा सा अनफेथफुल हो जो, अकाउंट सही ना बनाना कभी कभी, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें जनरल ड्यूटीज़ कहा जाता है, मॉरल ड्यूटीज हैं सम सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया। सर वो रिस्क मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं भी ले रहे थे, उनको बताना उसका। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं यार, आप अपने पार्टनर्स को क्या अवेयर नहीं रखोगे इन्फॉर्मेशन से? बेशक वो मैनेजमेंट में ना हो, इन्वेस्टर तो है ना आपके। जी चलें अगली बात पे। हमने लायबिलिटी डिस्कस की हुई है 2 तरह की, ऐसे ही है ना? कौन कौन सी? लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी कह लेते हैं, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, और लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। ऐसे ही पढ़ा हुआ जी। सपोज अब वो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो आपको समझाने लगा है कि अगर एक XYZ फर्म है, इसमें से मिस्टर X जो है ये कोई फ्रॉड कमिट कर लें किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी बेचारी इनोसेंट है, से मिस्टर X के साथ आपने फ्रॉड कमिट कर लिया। अब X क्या है एज एन एजेंट, सॉरी मिस्टर, अच्छा X ने, सॉरी जी, इसको मिस्टर A कर लें जी, मिस्टर A के साथ फ्रॉड कमिट कर लिया। अब मिस्टर X जो है पार्टनर है, ठीक है, एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, पूरी फर्म क्या हो जाएगी? बाउंड हो जाएगी इन एन एक्शन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और कोई लॉस आएगा मिस्टर A की तरफ से,
ऑब्वियस बात है ना, जब लेटर ऑन पता चलेगा ये फ्रॉड कमिट हुआ है और वो ट्रांजैक्शन को से मैं कहता हूँ रिप्यूडिएट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो वो डैमेजेस मिस्टर ए किससे क्लेम करेगा? फर्म से। वो क्या कर सकता है? मिस्टर ए के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं? वो चाहे तो एक्स के खिलाफ केस फाइल करे, चाहे तो वाई, चाहे तो जी और चाहे तो एक्स वाई जी के खिलाफ जॉइंटली केस फाइल कर दे। सपोज वो कहता है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए इंतखाब करता है, मिस्टर ए इंतखाब करता है इस वाले का एक्स वाई जी के खिलाफ जॉइंटली, तो क्या होगा? डैमेजेस कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। इसका मतलब है सपोज डैमेजेस की अमाउंट है, कोर्ट ने अवार्ड की है 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए किसके बैंक अकाउंट से जा रहे होंगे? फर्म के बैंक अकाउंट से। सो लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी फ्रॉड के केस में क्या हो रही है? फर्म एक्स वाई, सॉरी ये वाला पेन यूज कर लेता हूं, फर्म एक्स वाई जी लायबल हो गई है किसको? मिस्टर ए थर्ड पार्टी को, और डैमेजेस पे कर दिए जाएंगे 5,000। अब आते हैं वो दोनों घर, अब आते हैं सारे घर। अब घर में देखें किसकी लायबिलिटी है? एक्स की। तो फिर असूलन तो ये लॉस सारे का सारा कौन शेयर करेगा? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा फिर? 5,000 रुपया रीइंबर्स कर देगा टू एक्स वाई जी फर्म को। अब इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है कोर्ट रूम में पैसे ही एक्स ने पे किए हों, तो फिर तो बात ही खत्म, पे तो एक्स नहीं पे करने थे, वो कंपनी को कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर फर्म के बैंक अकाउंट से गए पैसे तो फिर एक्स रीइंबर्स कर देगा। इज दैट क्लियर? सो दोनों लायबिलिटी समझ आई। चलो जरा पढ़ें फिर अब ये बात, अगली बात पढ़ें। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई कंपनसेट यानी फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। जी पढ़िए बेटे, शाबाश। जी पढ़े। Every partner shall Indemnify, compensate the firm for any loss caused to it by a fraud. by his fraud in the conduct of the business of the firm। कि बिजनेस करते हुए उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है तो वो फर्म को क्या करेगा? इंडेमनिफाई। लेकिन मैंने जरा थोड़ा सा मजीद एक्सटेंशन में बताया कि क्यों कर रहा है इंडेमनिफाई, क्योंकि लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फर्म की बन गई, फर्म ने पे कर दी, अब भाई आपस की बारी है तो आपस में तो फिर आप ही पे करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और चीज, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी होगी। ऐसा कौन करता है जेनेरिकली? ऐसा कौन करता? अच्छा एक चीज़ समझा दूं छोटी सी, बल्कि हाँ बस ये एक छोटी सी चीज़ कि लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी के केस में फर्म क्यों लायबल हो रही है। मेरा क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम कह रहे हैं एक्स वाई जी इज लायबल टूवर्ड मिस्टर ए, ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों फर्म लायबल हो रही है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स की कौन सी अथॉरिटी होगी? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और अपेरेंट? अपेरेंट अथॉरिटी होगी, क्योंकि खुद गौर करो जब कॉन्ट्रैक्ट करने बैठते हो तो कभी ऐसा होगा कि तुम पीडब्ल्यूसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने बैठे हो और सामने वाले को लाओ पहले जरा एग्रीमेंट, मैं तुम्हारा एग्रीमेंट पढ़ना चाहता हूं, पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट फिर बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो जेनेरिकली बिजनेस कैसे चल रहा होता है कि आप उस पर एतबार करके चल रहे होते हो, आप अज्यूम करके चलते हो कि समवन हु इज सिटिंग इन अ पार्टनर्स चेयर उसके पास तमाम अथॉरिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? सो इसका मतलब अपेरेंट अथॉरिटी की वजह से, मिस्टर एक्स की अपेरेंट अथॉरिटी की वजह से पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी यहां पे। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ जरा आगे, बस ये लास्ट बात पढ़ लो छोटी सी। राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट। जी बेटे पढ़े। Other than compulsory rights and duties specified by the Act, Other than compulsory means general duties। जी the mutual rights and duties of the partner of firm may be determined by the contract। कहते हैं मजीद राइट ड्यूटीज की बात करें तो एग्रीमेंट के थ्रू चेंज किए जा सकते हैं, राइट्स भी और उन ड्यूटीज को भी चेंज किया जा सकता है। जी अब किस तरह और ये कैसे चेंज हो सकती है? वेरिएशन कैसे आ सकती है? सच कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी। वेरिएशन इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, देखो बेटा आज आपने पार्टनरशिप तय कर ली, सपोज मैं आपको एक कहानी, एक छोटी सी बात करता हूँ। सपोज मेरे उमर और उमैर के दरमियान एक पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप के टर्म्स ये हैं कि 40% प्रॉफिट उमर का, 20% उमैर का और 40% मेरा, 40-20-40 की शेयरिंग रेशो है। ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसको चेंज करना हो तो क्या करूं? रिटर्न किया हुआ है,
दोबारा चेंज कर देता हूं, यानी अपनी पार्टनरशिप डीड को क्या कर लूं, मॉडिफाई। आइंदा से 60-20-20 मॉडिफाइड। एक तरीका और भी है, ये तो हो गया एक्सप्रेस। इंप्लाइड कैसे हो सकता है? इंप्लाइड ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम डीड दोबारा रिवाइज नहीं करें, कौन इतनी कबाहत ले या कौन इतना सरदर्द लगाए, ठीक है आइंदा से 60 मेरा, 20-20 आपका। डीड में क्या लिखा हुआ है, 40 और 20 ऐसा ही है, लेकिन हम इंप्लाइडली क्या डिसाइड कर लिया कि आइंदा से, इंप्लाइड मींस मैंने कहा भी नहीं इनको, मैंने 60% प्रॉफिट खुद लेना शुरू कर दिया, 20 को, और इन दोनों ने एग्री कर लिया कि ठीक है यार सलमान बहुत काम कर रहा है, 60 ले ले, कोई मसला नहीं। और साल काम चलता रहा, बिजनेस चलता रहा इसी तरीके से, मैं 60% लेता रहा, ये 20-20। इसका मतलब है ये इनकी तरफ मेरी इंप्लाइड एक हरकत से, इनकी तरफ से मुझे क्या मिली, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हो, हमने इंप्लाइडली कुछ और तय कर लिया होगा। इसका मतलब मेरी डीड एक्चुअली में वेरिएशन मॉडिफाई हो चुकी है, एक्सप्रेस नहीं हुई, इंप्लाइड ही सही। बात समझ आई? चलो जरा प्लीज आओ। द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरिएड, मतलब चेंज किया जा सकता है बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तमाम पार्टनर एग्री कर जाएं। एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन द कोर्स ऑफ, बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। ये एक्सप्रेस वेरिएशन भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, रिटर्न ऑरल भी हो सकती है और बाय बिहेवियर भी हो सकती है। मेरी बात समझ आई है? लेकिन ये सारों की कंसेंट के साथ होगी, ऐसा नहीं है मैं आप खुद ही को फील कर लूं अकेला आइंदा से 60% मेरा, नहीं, ये मुझे बाकियों की रजामंदी चाहिए। अब एग्जांपल बस 6 पढ़े हैं, उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं। बहुत लंबी है लेकिन समझने वाली है, जरा प्लीज समझो। ना कर पढ़ ले, अपने पीपे इस्तेमाल करो, मुझे कोई फायदा नहीं होना। दिमाग इस्तेमाल किया करो अपने अपने। Okay, doctor. समझ आ गई बात? पढ़ ले, बाकी भी पढ़ ले, मुकम्मल कर ले। मैं बता देता हूँ जी डन। तो जी अल्लाह ताला आप सबको सानिदा फरमाए, मैं इसको समझा दूँ।